नमस्कार। आज हम भारत में जो अधिकार है ना उनके बारे में और संविधान में उनका सफर कैसा रहा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और खास तौर पर हम अपने स्रोतों के आधार पर मौलिक अधिकारों में से दो सबसे अहम, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार, इनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी समझना बहुत अहम है। सही बात है। शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा ओवरव्यू। भारत में कई तरह के अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, फिर कानूनी अधिकार जो संसद बनाती है। हाँ, और फिर संवैधानिक अधिकार। हाँ, संवैधानिक अधिकार जिनमें ये मौलिक अधिकार सबसे खास हैं। और फिर राजनीतिक अधिकार भी हैं, जैसे वोट देने का और दूसरे नागरिक अधिकार भी। बिल्कुल। और इन सब में, जैसा आपने कहा, मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, वो सबसे बुनियादी हैं। अच्छा, भाग 3। जी, इनकी जड़ें भी पुरानी हैं। मतलब 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1931 का कराची सेशन, वहां भी इनकी बात हुई थी। और हाँ, अमेरिकी बिल ऑफ राइट से भी प्रेरणा ली गई है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर एग्जाम्स में आती है और हमारे स्रोतों में भी है, संपत्ति का अधिकार। हाँ, वो पहले मौलिक अधिकार था, है ना? हाँ, बिल्कुल था। लेकिन 1978 में 44वां संशोधन हुआ। अच्छा, 44वां। जी, उससे इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A में बस एक कानूनी अधिकार है। ओके, कानूनी अधिकार। हाँ, इसके पीछे शायद वजह थी वो जमींदारी उन्मूलन और समाजवादी लक्ष्यों को लागू करने में आ रही दिक्कतें। हाँ, एक बड़ा कदम था ये। और ये सारे मौलिक अधिकार असल में संविधान की प्रस्तावना के जो लक्ष्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उनको पाने का एक तरीका है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये अनुच्छेद 12 से शुरू करें। ये राज्य की परिभाषा बताता है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना कि मौलिक अधिकारों के मामले में राज्य क्या है। ये परिभाषा बहुत बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब सिर्फ सरकारें या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ सरकारें नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, फिर आपकी नगर पालिकाएं, पंचायतें, यहां तक कि LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य मानी जाती हैं। अरे वाह! और तो और, अगर कोई प्राइवेट संस्था भी सरकार के लिए या उसकी मदद से काम कर रही है, तो उसे भी कुछ मामलों में राज्य मान सकते हैं। अच्छा, तो मतलब दायरा काफी बड़ा रखा है ताकि जवाबदेही तय हो सके। बिल्कुल। बस अदालतों को तभी इसमें गिनते हैं जब वो अपने जुडिशियल काम नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही हों। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। ये कहता है कि मौलिक अधिकारों से टकराने वाले कानून वो मान्य नहीं होंगे। एकदम सही। इसके 2 मुख्य पहलू हैं। एक तो संविधान लागू होने से पहले के कानून, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते तो वो उस हद तक बेकार हो जाएंगे, मतलब लागू नहीं होंगे। अच्छा, पुराने कानून। हाँ, और दूसरा कि राज्य यानी सरकार भविष्य में भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो भाग 3 में दिए अधिकारों को छीने या कम करे। तो ये तो एक तरह की गारंटी हो गई। बिल्कुल। और यहाँ कानून का मतलब सिर्फ संसद का बनाया एक्ट नहीं है। इसमें अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि कोई पुरानी प्रथा या रिवाज भी आ सकता है अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यानी काफी कुछ इसके दायरे में आ जाता है। पर एक सवाल है, क्या ये संवैधानिक संशोधनों पर भी लागू होता है? मतलब क्या संसद संशोधन करके मौलिक अधिकार बदल सकती है? ये शायद अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(3) बाद में जोड़े गए। वो यही कहते हैं कि अनुच्छेद 13 की बात संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होगी, लेकिन इसकी व्याख्या पर ही तो सारी बहस और कोर्ट केस हुए हैं। अच्छा, और इसी से जुड़े कुछ सिद्धांत भी हैं, वो आच्छादन और पृथक्करणीयता वाले। जी, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कहता है कि अगर कोई पुराना कानून मौलिक अधिकार की वजह से छिप गया है, मतलब लागू नहीं हो पा रहा, तो वो मरा नहीं है। अगर कभी भविष्य में वो मौलिक अधिकार बदल जाए तो वो पुराना कानून फिर से जाग सकता है, लागू हो सकता है। दिलचस्प है, जैसे सूर्य ग्रहण की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये कहता है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो सिर्फ उतने हिस्से को हटाया जाएगा, पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर बचाया जा सकता है तो बचा लो। हाँ, अगर वो हिस्सा बाकी कानून से अलग किया जा सकता है तो। और एक और था शायद, अद्वितीयजन, मतलब हम अपने अधिकार छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर।
आप जानबूझकर अपने मौलिक अधिकार छोड़ नहीं सकते, ये आपके पास रहेंगे ही। और एक है भविष्यलक्षी विनिर्णय, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला आमतौर पर आगे के मामलों पर लागू होता है, पुराने फैसलों को नहीं बदलता। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? इस पर तो कोर्ट के विचार बदलते रहे हैं। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। तब कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद को पूरा हक है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का, मौलिक अधिकारों में भी। अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति है। तो तब तो कोई रोक नहीं थी। नहीं, लेकिन फिर 1967 में आया गोलकनाथ मामला, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। हाँ, क्या कहा कोर्ट ने? अनुच्छेद 368 में है, पर वो मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं होती। ये तो बड़ा बदलाव था। इससे तो संसद और न्यायपालिका में टकराव हुआ होगा। जबरदस्त टकराव। संसद ने फिर 24वां संशोधन किया, ये कहने के लिए कि हाँ, हम मौलिक अधिकार बदल सकते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में आया वो ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामला 1973। हाँ, केशवानंद भारती, इसका नाम तो हमेशा सुनने में आता है। जी, ये मील का पत्थर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी। गोलकनाथ वाला फैसला पलट दिया। अच्छा, तो फिर रोक क्या लगाई? लोग ये लगाई कि संसद संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा ये क्या है? कोर्ट ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। ये संविधान की आत्मा है, संसद इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। तो ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। बिल्कुल, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसने संसद की संशोधन शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाया है। और इसके बाद भी मामले आए, मिनर्वा मिल्स। हाँ, मिनर्वा मिल्स 1980 में कोर्ट ने ये और साफ किया कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशल रिव्यू, यानी कानूनों को जांचने की कोर्ट की शक्ति, ये खुद मूल ढांचे का हिस्सा है, संसद इसे छीन नहीं सकती। और फिर वो IR कोयलों केस का भी जिक्र है, 2007 का। जी, उसमें कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती फैसला 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डालकर बचाने की कोशिश की गई है, तब भी कोर्ट उसे जांच सकता है कि कहीं वो मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो मतलब 9वीं अनुसूची भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। मिलाकर हमने आज अधिकारों के प्रकार देखे, फिर मौलिक अधिकारों पर ध्यान दिया, अनुच्छेद 12 और 13 की अहमियत समझी, कुछ सिद्धांतों को जाना, और सबसे जरूरी ये देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत देकर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र बनाया। बिल्कुल सही। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान और अधिकारों की समझ विकसित हुई है। संपत्ति के अधिकार का बदलना भी इसी यात्रा का एक हिस्सा था। हाँ, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। इसका क्या मतलब हुआ सरल शब्दों में? इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। एक है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब बराबर, कोई VIP नहीं, कोई आम आदमी नहीं। अच्छा। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, यानी एक जैसी स्थिति में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। जैसे अगर कोई बड़ा अफसर ट्रैफिक नियम तोड़े तो थ्योरी में तो उस पे वही फाइन लगना चाहिए जो किसी और पर लगता है। हाँ, थ्योरी में तो यही है। और अनुच्छेद 15, ये भेदभाव रोकने वाला। जी, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कहीं भी, जैसे दुकानों, होटलों में। हाँ, खासकर सार्वजनिक जगहों पर, दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें। लेकिन इसमें एक पेच है। राज्य महिलाओं, बच्चों और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC, उनके लिए खास इंतजाम कर सकता है। जैसे आरक्षण। हाँ, जैसे सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में आरक्षण। इसे समानता का उल्लंघन नहीं, बल्कि समानता लाने का एक तरीका माना जाता है। और सरकारी नौकरियों का क्या? अनुच्छेद 16। हाँ, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यहां भी राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जैसे हम UPSC या स्टेट PSC एग्जाम्स में देखते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही बुरी सामाजिक प्रथा थी, छुआछूत। उसके लिए भी तो एक अनुच्छेद है। हाँ,
बहुत जरूरी अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। इसके लिए कानून भी है शायद। जी, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अगर कोई किसी को जाति के आधार पर मान लीजिए मंदिर में जाने से रोके तो वो सीधा सीधा इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। और फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। या मतलब अब कोई राजा या सर ने सही पकड़ा, राज्य सेना या अकादमिक सम्मानों को छोड़कर कोई और उपाधि नहीं देगा। जैसे भारत रत्न पद्म विभूषण मिलते हैं, वो सम्मान है, उपाधि नहीं। उन्हें नाम के आगे पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अंग्रेजों के जमाने वाली सर या राय बहादुर टाइप की उपाधियां अब बंद। समझ गई। तो ये था समानता का अधिकार। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, अनुच्छेद 19 से 22। ये तो बहुत ही अहम है। हाँ, ये लोकतंत्र की जान है कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 खास है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं नागरिकों को। 6? जैसे सबसे पहले बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर शांति से बिना हथियारों के जमा होने की, संघ या यूनियन बनाने की, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की। हाँ, कहीं भी रहने या बसने की, और कोई भी प्रोफेशन, व्यापार या धंधा करने की। ये 6 हैं। लेकिन ये सब बिना किसी रोक टोक के तो नहीं होंगे, अनलिमिटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस आधार पर? आधार हैं जैसे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों से अच्छे संबंध, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, या किसी की मानहानि रोकना या अपराध के लिए उकसाने से रोकना। जैसे कोई सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाए तो वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानी जाएगी। सही बात है। अच्छा, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा से जुड़ा है। जी, इसमें 3 तरह का प्रोटेक्शन है। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नहीं, मतलब काम करते समय अगर वो अपराध नहीं था तो बाद में कानून बनाकर सजा नहीं दे सकते। ओके। दूसरा, डबल जेपर्डी नहीं, यानी एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। और तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, मतलब किसी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने को मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने सुना इसका दायरा कोर्ट ने बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद सबसे डायनामिक अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत से जीना है। इसमें बहुत कुछ आ गया है। निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। फिर स्वास्थ्य का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, जल्दी ट्रायल का अधिकार, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर पुलिस हिरासत में किसी को मारती है तो वो सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और शिक्षा का अधिकार भी इसी से जुड़ा है। हाँ, वो अलग से अनुच्छेद 21A में है। 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। अच्छा। उससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि ये हो। और आखिरी में अनुच्छेद 22, ये गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। जी। इसमें 2 स्थितियां हैं। एक, सामान्य गिरफ्तारी। अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना होगा, उसे अपने वकील से मिलने का हक होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आने जाने का समय हटाकर। और दूसरी स्थिति? दूसरी है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना ट्रायल के हिरासत में रखा जा सकता है। ये कितने समय के लिए? आमतौर पर 3 महीने से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी चाहिए। ये ज्यादातर राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के मामलों में इस्तेमाल होता है। समझ गए। तो ये थे समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। काफी व्यापक और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये नागरिकों को एक तरह से राज्य की मनमानी शक्ति से बचाते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जो हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है। जिस तरह अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार लगातार बढ़ रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी के इस दौर में, AI है, डेटा प्राइवेसी के मुद्दे हैं, तो सोचिए भविष्य में इसके तहत और कौन से नए अधिकार शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। तो शुरुआत करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है ना? पर इसकी अहमियत काफी गहरी होगी। हाँ, और ये बेहद जरूरी भी है। आप देखिए अनुच्छेद 23 को। ये साफ तौर पर कहता है कि मानव तस्करी, बेगारी मतलब बिना पैसे दिए जबरन काम करवाना, और इसी तरह की बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सुरक्षा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है। ओह। हाँ,
ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है, मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे का इस तरह शोषण नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधे व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुआ बड़ों के शोषण की बात, पर संविधान बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खास तौर पर कुछ कहता है। मेरा ख्याल है अनुच्छेद 24 इसी से जुड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 24 जो है वो सीधे बच्चों पर केंद्रित है। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने, खदान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। मकसद बिल्कुल साफ है, बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना, उनका भविष्य। हाँ, इसमें एक बात और है, 2016 में जो कानून में संशोधन हुआ, हाँ, वो बाल श्रम वाला कानून जी, उसने इस दायरे को और बढ़ाया है। अब सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि लगभग हर तरह के रोजगार पर रोक है बच्चों के लिए। हाँ, कुछ अपवाद हैं जैसे पारिवारिक व्यवसाय वगैरह, लेकिन वो भी सुरक्षा मानकों के साथ। समझ गए। शोषण से सुरक्षा के बाद फिर अगला महत्वपूर्ण पहलू आता है आस्था और विश्वास का। भारत जैसे इतने विविधता वाले देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही अहम हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर अनुच्छेद 25 से 28 की भूमिका आती है। ये धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को, हर एक को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने की या ना मानने की या बदलने की आज़ादी, और साथ ही अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन ये जो प्रचार की आज़ादी है, इसकी सीमा कहाँ तक है? आजकल ये मुद्दा काफी चर्चा में रहता है। क्या इस पर कोई रोक टोक है? हाँ, देखिए, ये आज़ादी असीमित नहीं है। संविधान खुद ही इसमें सीमाएं लगाता है। साफ लिखा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार इस पर वाजिब रोक लगा सकती है। अच्छा। और ये भी जरूरी है कि ये दूसरे मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। जैसे मान लीजिए, प्रचार के नाम पर आप जबरदस्ती धर्म बदलवाने लगे तो वो गलत है। या कोई धार्मिक जुलूस इतना शोर करे कि पास के अस्पताल में मरीजों को परेशानी हो, तो उसे स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है। यह संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक समूहों को, संप्रदायों को अपने संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है। फिर अनुच्छेद 27 है, जो कहता है कि सरकार टैक्स के पैसे से किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। ये भारत के सेक्युलर चरित्र को दिखाता है। और अनुच्छेद 28 उस शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है शायद। जी, अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की सीमाओं को तय करता है। जैसे जो संस्थान पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर। अनुच्छेद 29 और 30 ये अक्सर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के तौर पर देखे जाते हैं। क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए है? देखिए, यहाँ एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण फर्क है। अनुच्छेद 29 जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। ओह, अच्छा। हाँ, ये भारत के सभी नागरिकों के उस वर्ग पर लागू होता है जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है। वो उसे बचाए रख सकते हैं। ये भारत की विविधता का एक तरह से सम्मान है। और इसी में ये भी है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा वगैरह के आधार पर किसी को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। समझ गई। तो 29 सबके लिए है, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। हाँ, मोटे तौर पे। जबकि अनुच्छेद 30 वो खास तौर पर भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। क्या अधिकार? कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकें और उनका प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकें। इसका मकसद यही है कि अल्पसंख्यक अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को शिक्षा के जरिए बनाए रख सकें। बिल्कुल। और आखिर में वो अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, अनुच्छेद 32। इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया इसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसलिए क्योंकि बाकी सारे मौलिक अधिकार जो हमने डिस्कस किए वो सिर्फ कागज पर न रह जाएं, उन्हें असलियत में लागू करवाने की जो ताकत है वो यही अनुच्छेद देता है। मतलब ये एक तरह का गारंटी कार्ड है? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उन्हें छीना जाता है या कम किया जाता है, तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। निचली अदालतों से अपील करते हुए जाने की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी करता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। कई तरह की रिट्स होती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस।
अगर किसी को लगता है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। सोचिए, ये किसी की आज़ादी के लिए कितना बड़ा संरक्षण है। हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। या फिर है परमादेश यानी मैंडमस। अगर कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, जिससे किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। तो ये नागरिकों के हाथ में संविधान द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी शक्ति है अपने अधिकारों को बचाने की। तो ये थे कुछ बेहद अहम मौलिक अधिकार। ये सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देते, बल्कि एक तरह से ये भी बताते हैं कि एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए और सरकार की अपनी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इनका अर्थ, इनका दायरा समय के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित होता रहता है। अदालती व्याख्याओं के जरिए, जैसे हमने राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार के मामले में देखा। हाँ, वो तो है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण अधिकार तो है हमारे पास, पर आज के समय में इन्हें जमीनी हकीकत बनाने में क्या चुनौतियां आती हैं, और हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन्हें सच में सार्थक बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताइएगा।